अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आज आवाज़ कल से बेहतर है? एक बच्चे ने कहा टाइम इज़ मनी। बिल्कुल टाइम इज़ मनी, लेकिन एक चीज़ को ख्याल रखें कि जिस तरह टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टाइम हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम संडे को आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम आपके इस मकसद को, MBBS को इम्पॉर्टेंट जानते हैं, तभी हम आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं। अदरवाइज़ संडे हर बंदे के लिए होता है कि अपने घर में गुजारे और आराम से गुजारे। तो बेहतर होता है कि कुछ लिखने से पहले, कुछ बोलने से पहले सोचा करें। पहले तोलें फिर बोलें। आजकल तो ये होना चाहिए कि पहले सोचें, उसके बाद फिर कमेंट भी करें, उसके बाद फिर मैसेज भी करें। तो कल के लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, मैं उसको ब्रीफली आपको बता दूं कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, और वहाँ हमने बात की लैप्लास करेक्शन और उसके अलावा न्यूटन्स फार्मूला। इसके अलावा हमने डिपेंडेंस की बात की कि हमारे पास साउंड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिर हमने उसके बाद बात की प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और फिर उसके रिजल्ट्स की बात की कि इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव्स। और हमारे सिलेबस में पर्टिकुलरली इंटरफेरेंस और स्टेशनरी वेव का टॉपिक है, बीट्स का टॉपिक नहीं है। लेकिन बीट्स के बारे में कोई टाइम मिला तो मैं इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर ज़रूर अपलोड करूँगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की टाइप्स को हमने डिस्कस किया, उसकी कंडीशंस को डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू पाथ डिफरेंस, विद रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस। उसके बाद फिर हमने इंटेंसिटी के रिलेशन को भी लिखा कि हम किस तरह से इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं, और कब हमारे पास इंटेंसिटी मैक्सिमम है और कब हमारे पास इंटेंसिटी मिनिमम है। और इन द एंड फिर हमने स्टेशनरी वेव के लेक्चर को स्टार्ट किया था कि स्टेशनरी वेव कब प्रोड्यूस होती हैं, और फिर हमने उनकी कंडीशंस को डिस्कस किया कि स्टेशनरी वेव की कंडीशंस क्या हैं। दो लोग बात कर रहे हो तो साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है? वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट रहती है, कि उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट होगी। तो अब क्वेश्चन नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुने। जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा, आप लोग क्वेश्चन पूछिएगा। जो सिलेबस में चीज़ हुई वो बताऊंगा। इंटेंसिटी लेवल लाउडनेस ऑफ साउंड को कहते हैं। अच्छा, इन द एंड कल हमने जहां बात अपनी ख़त्म की थी वो ये की थी कि नोड और एंटी नोड क्या होते हैं, और हमने ब्रीफ इसकी बात ये भी की कि नोड एंटी नोड प्रोड्यूस कैसे होते हैं। कितने बच्चों को आवाज़ रुक रुक के आ रही है या आवाज़ लग रहा है कि लैग कर रही है? मैं इसको पर्सनली भी चेक करता हूँ। आप में से कितने लोगों को लग रहा है वो बताएं। जो ऑनलाइन टीचिंग है, ये कोई स्टूडियो टीचिंग तो है नहीं कि आप सोचो कि बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होगी। जिस जगह बैठ के लेक्चर लिया जाता है वहाँ पर हमारे पास किसी ना किसी तरह का नॉइज़ तो होगा। बैकग्राउंड आवाज़ को छोड़ें, जो टॉपिक है उसकी तरफ गौर करें। अगर आपका फोकस लेक्चर की तरफ होगा तो आपको ये इशू नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज नोड और एंटी नोड से, कि हमारे पास नोड और एंटी नोड क्या होते हैं। देखिए, नोड और एंटी नोड की अगर हम बात करते हैं कि नोड और एंटी नोड हमारे पास क्या चीज़ें हैं, तो एंटी नोड वो पार्ट होता है जहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, और एंटी नोड वो पार्ट जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, और नोड वो पार्ट जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट परमानेंटली ज़ीरो होती है। अब जब हम इन पॉइंट्स के बेस पर स्टेशनरी वेव को ड्रॉ करते हैं तो स्टेशनरी वेव हमारे पास किस किस्म की होती है? ये इन द फॉर्म ऑफ लूप्स होती है।
लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा कि लूप ऐसा नहीं है कि कंप्लीट लूप बन रहा होता है। हमारे पास एक टाइम पे पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो या तो अपवर्ड होती है या डाउनवर्ड होती है, लेकिन हमारे पास वो पार्टिकल इतनी स्पीड से वाइब्रेट कर रहे होते हैं कि हमें वो एक लूप बनता हुआ दिखाई देता है। तो चाहे हम स्ट्रिंग के केस की बात करेंगे, चाहे हम पाइप के केस की बात करेंगे, हम वहां पर ये देखेंगे कि स्टेशनरी वेव हमारे पास इन लूप्स की फॉर्म में होती है। अब ये जो लूप्स हमारे पास बन रहे होते हैं, इन लूप्स को अगर देखा जाए तो इन लूप्स के अंदर ये वो पॉइंट है जहां पार्टिकल परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, और ये वो पॉइंट है जहां पर हम कहेंगे कि हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास नोड प्रोड्यूस होंगे। और इनके दरमियान अगर देखा जाए तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है वो मैक्सिमम होती है, और एक टाइम पे पार्टिकल या तो डिस्प्लेस कर रहा होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड। अगर यहां पर पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा होगा अपवर्ड, तो याद रखिएगा यहां पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा होगा डाउनवर्ड, और यहां पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा होगा अपवर्ड। और ये वो पार्टिकल जो अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, हम इनको नाम देते हैं कि ये हमारे पास एंटी नोड्स होते हैं। तो दीज आर एंटी नोड्स। अब इन नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस की बात करते हैं। जो दो कंसेक्टिव हमारे पास नोड्स होते हैं, जो हमारे पास दो कंसेक्टिव नोड्स होते हैं, इनके दरमियान अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाए तो याद रखिएगा दो कंसेक्टिव नोड्स या दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स, इनके दरमियान डिस्टेंस λ/2 होता है। ये पॉइंट याद रखना एमसीक्यूज के लिए कि दो कंसेक्टिव नोड्स या दो कंसेक्टिव एंटी नोड्स, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज λ/2। और अगर मैं यहां पर भी देखूं, ये दो कंसेक्टिव एंटी नोड है, तो यहां भी डिस्टेंस क्या होगा, वो λ/2 होगा। लेकिन अगर हमें एग्जामिनर ये कहता है कि जो कंसेक्टिव नोड और एंटी नोड होगा उसका क्या डिस्टेंस होगा, तो कंसेक्टिव नोड और कंसेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान हमारा जो डिस्टेंस होगा वो λ/2 का हाफ, वो λ/4 होगा। फिर इस तरह से अगर यहां पर कहा जाए अल्टरनेट, अब यहां पर आपको वो अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। तो अल्टरनेट का मतलब होगा एक छोड़कर, तो पहला नोड और फिर तीसरा नोड, बीच में एक छोड़ दिया, ये अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट नोड्स के दरमियान अगर डिस्टेंस पूछा जाए या अल्टरनेट एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस पूछा जाए, दैट विल बी लैम्डा। आप यूं भी कह सकते हो कि जब दो कंप्लीट लूप होंगे तो वो लैम्डा होगा, अकेला एक लूप होगा तो λ/2 होगा, और अगर हाफ लूप होगा तो वो λ/4 होगा। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। इसको मैं अगर आपको लिख भी दूं ताकि आप लोग जब रिवाइज करें तो आपको हेल्प करे। पहला पॉइंट यहां मैंने ये कहा कि जो डिस्टेंस होगा बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स या फिर हमारे पास कहा जाए कंसेक्टिव एंटी नोड्स, नोड्स या फिर एंटी नोड्स, ये हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी λ/2। दूसरी चीज अगर यहां पर यह कही जाए कि डिस्टेंस बिटवीन अल्टरनेट, अब आपने एक नोड बीच में से छोड़ दिया, एक एंटी नोड बीच में से छोड़ दिया, तो चाहे अल्टरनेट नोड्स हों या एंटी नोड्स हों तो ये लैम्डा होगा। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड एंड एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड, तो नोड और एंटी नोड का मतलब है कि हाफ लूप बनेगा, ये आपके पास कितना होगा, ये λ/4 होगा। इस चीज़ को याद रखने के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया वो ये है कि आप इसको लूप्स की फॉर्म में याद रखें कि जो आधा लूप होगा, चाहे आधा लूप ऐसे बने, ये भी हाफ लूप है, और चाहे वो आधा लूप यूं बने, एक लूप चाहे यूं बने और चाहे वो एक लूप यूं दो आधे लूप से बने, दोनों केसेस के अंदर आपके पास ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, वो λ/2 होगा। और अगर आप कहते हो कि अल्टरनेट, तो अल्टरनेट का मतलब होगा कि दो कंप्लीट लूप यूं, तो दो कंप्लीट जब लूप बन रहे होंगे तो वो आपके पास क्या होगा, वो लैम्डा होगा। और थर्ड वन, एक नोड और एक एंटी नोड, तो वो आपका हाफ लूप होगा, और ये आपके पास क्या बनेगा, ये λ/4 बनेगा। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। फिर एक और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो तमाम पॉइंट्स जो दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान होते हैं, वो तमाम पॉइंट्स जो दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान होते हैं, मतलब अगर मैं यहां पर देखता हूं, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो दो नोड्स के दरमियान है, तो क्या इन तमाम का मॉड ऑफ वाइब्रेशन सेम है, क्या वो एक टाइम पे तमाम पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर मैं इन दो नोड्स की बात करता हूं, तो इन दो नोड्स के दरमियान भी तमाम जो पार्टिकल हैं, क्या उन तमाम पार्टिकल का जो मॉड ऑफ वाइब्रेशन है, मींस उनका फेज वो सेम है। तो यहां पर आप लोगों ने याद रखना है
कि हमारे पास अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से पॉइंट फेज में होते हैं, तो आप क्या कहोगे? ऑल द पॉइंट्स बिटवीन कंसेक्टिव, बल्कि कंसेक्टिव का वर्ड यहां छोड़ देते हैं, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन नोड्स, कि जो पॉइंट्स नोड्स के दरमियान होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? आर ऑलवेज इन फेज, वो हमारे पास इन फेज होते हैं। और इन फेज का मतलब यहां पर ये होगा कि उन तमाम का जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या है? वो सेम है। नोड का हम ये नहीं कह सकते कि नोड फेज, क्योंकि नोड पे पार्टिकल तो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा। अगर नोड पे पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहा तो वहां पर ये फेज वाली बात नहीं कही जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि इन दो नोड्स के दरमियान पॉइंट्स देखें और इन दो नोड्स के दरमियान पॉइंट देखें, तो याद रखिएगा ये आउट ऑफ फेज है। कि अगर मैं इनको नाम देता हूं N1, N2, N3, तो N1 से N2 तक जो पॉइंट और N2 से N3 तक पॉइंट, अगर इनका आपस में कंपेयर किया जाए तो ये आउट ऑफ फेज होंगे कितने? 180 डिग्री। क्योंकि N1 और N2 के दरमियान अगर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो N2 से N3 पार्टिकल डिस्प्लेस कहां कर रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कितना होगा आउट ऑफ फेज? 180 डिग्री ये आउट ऑफ फेज होंगे। और 180 डिग्री को हम अगर पाथ डिफरेंस की फॉर्म में कहेंगे तो λ/2 कहेंगे, और इसके अलावा हम इसको पाई भी कह सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? अब नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो बेसिकली स्टेशनरी वेव की प्रोडक्शन का डिस्कस करना है कि स्टेशनरी वेव हमारे पास जो प्रोड्यूस होती हैं स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के अलावा एयर कॉलम के अंदर। एयर कॉलम का मतलब है पाइप, और वो पाइप दो तरह का हम डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे जिसके दोनों एंड्स हमारे पास ओपन होंगे, और एक डिस्कस करेंगे जिसमें एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज होगा। इस टॉपिक को हम जो डिस्कस करने लगे हैं एक कंपैरिजन की फॉर्म में डिस्कस करने लगे हैं, ताकि एक साथ आपके ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर भी हो जाए और उसके अलावा आप इनको कंपेयर भी कर सको, ताकि रिजल्ट्स में आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर टेबल को ड्रॉ करेंगे। अब टेबल को कुछ इस तरह से आप लोगों ने ड्रॉ करना है कि जो पहला आपका कॉलम होगा उस कॉलम में आप मेंशन करोगे मोड ऑफ वाइब्रेशन। जैसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को कहा जाएगा फंडामेंटल, तो मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड कॉलम के अंदर हम मेंशन करते हैं स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये दूसरा कॉलम हो गया। तीसरे कॉलम में और चौथे कॉलम में हम बात करेंगे एयर कॉलम की, और एयर कॉलम में दो तरह का आपके पास आएगा। क्या? पहला आएगा आपके पास एयर कॉलम विद बोथ एंड्स ओपन, और दूसरा हमारे पास आएगा एयर कॉलम विद वन एंड ओपन। चाहे यहां पर एयर कॉलम लिख दें, चाहे आप यहां पर पाइप लिख दें। ये जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पर आप देखते हो कि स्ट्रिंग यूज होता है, जैसे रुबाब है, सितार है, गिटार है, ये तमाम स्ट्रेच स्ट्रिंग की एग्जांपल्स में आते हैं। और जितने भी म्यूजिकल आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पर पाइप यूज हो रहा होता है वो हमारे पास एयर कॉलम की एग्जांपल में आते हैं, चाहे वो फ्लूट हो या कोई भी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे पास जो म्यूजिक की प्रोडक्शन है या वेव्स की प्रोडक्शन है वो हमारे पास स्टेशनरी वेव उसकी रीजन बनता है। अब केसेस क्या हैं पहले वो देख लें कि स्ट्रेच स्ट्रिंग के बारे में हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड क्या है? फिक्स है, और हम इसको डिफरेंट सेगमेंट से जब डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे। दूसरा हमारे पास जो है वो एयर कॉलम विद बोथ एंड्स ओपन, मतलब एक पाइप जिसके दोनों एंड्स ओपन है। और कंपैरिजन के लिए हम यहां पर ये कह देते हैं कि दोनों की जो लेंथ है वो L है, मतलब यहां पर जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को भी मैंने L कंसीडर कर लिया,
और यहां जो पाइप है उसकी लेंथ को भी मैंने L कंसीडर कर लिया। तीसरा केस हमारे पास पाइप का जहां पर एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है, और इसकी भी लेंथ को मैं यहां पर L कंसीडर करूंगा ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें रिजल्ट वाइज। अब इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं जो आप आगे आपको हेल्प करेंगी। याद रखिएगा कि हमारे पास जो स्ट्रेच स्ट्रिंग का केस है, इस स्ट्रिंग में जो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं, दीज आर बेसिकली ट्रांसवर्स वेव्स, क्योंकि स्ट्रिंग में पार्टिकल ने वाइब्रेट करना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मींस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास जो स्टेशनरी वेव्स होंगी वो कौन सी होंगी, वो ट्रांसवर्स वेव होंगी। और जो दोनों एयर कॉलम हैं, उन एयर कॉलम के अंदर हमारा साउंड आपस में सुपरपोज करेगा और स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी। इसका मतलब वहां पर जो आपके पास स्टेशनरी वेव की टाइप है वो कौन सी है, वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो इस चीज को मिक्स ना कीजिएगा कि प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर्स या लॉन्गिट्यूडनल नहीं हो सकती। प्रोग्रेसिव वेव हम एनर्जी के ट्रांसफर की बेस पे क्लासीफाई करते हैं, और ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल हम पार्टिकल्स की मोशन की बेस पे क्लासीफाई करते हैं। दैट मीन्स स्टेशनरी वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है और स्टेशनरी वेव लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव है, तो हम फिर उसको ये क्यों कहते हैं कि वो ट्रांसवर्स है। बच्चे यहाँ पर आप एक चीज को शायद मिक्स कर देते हो, और वो ये कि ट्रांसवर्स वेव और ट्रांसवर्स नेचर दो डिफरेंट चीजें हैं। हर वो चीज जहां पर पार्टिकल की मोशन परपेंडिकुलर होगी, हम कह सकते हैं कि वो ट्रांसवर्स नेचर रखती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो पार्टिकल हैं, फोटॉन्स की वाइब्रेशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इस वजह से उसको ट्रांसवर्स नेचर कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव नहीं कहेंगे। तो ये चीज आप लोगों ने मिक्स नहीं करनी। अब जो मैंने बात आपको कही थी मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि जो स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं, ये कौन सी होती हैं, दीज आर बेसिकली ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की एग्जांपल है। जो एयर कॉलम और हमारे पास वन एंड ओपन या बोथ एंड ओपन होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव की एग्जांपल्स होंगे। अब बात करते हैं स्टेशनरी वेव की प्रोडक्शन के हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास जिस पे पहली स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी, और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए मैं n की वैल्यू को क्या ले रहा हूं, 1 ले रहा हूं। तो याद रखिएगा कि वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जहां पर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है, जिससे फ्रीक्वेंसी अगर कम हो तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पर फर्स्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है, जहां से कम अगर फ्रीक्वेंसी हो तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस ना हो, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक और नाम भी होता है, हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं फर्स्ट हार्मोनिक का। तो पहला हमारा जो पॉइंट है इन तीनों के अंदर वो ये कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन तीनों की क्या होगी। तो आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के हवाले से ये पॉइंट समझना जरूरी है कि पाइप और स्ट्रिंग के अंदर किस पॉइंट के ऊपर नोड प्रोड्यूस होगा और किस पॉइंट के ऊपर एंटी नोड प्रोड्यूस होगा। नोड वो पॉइंट है जहां पार्टिकल मूव नहीं करता, फिक्स है, और एंटी नोड वो पॉइंट होता है जहां पार्टिकल फ्री टू मूव है। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं पर भी अगर आपके पास कोई फिक्स एंड होगा या क्लोज एंड होगा, इसका मतलब वहां पर पार्टिकल फ्री टू मूव नहीं होगा। तो पार्टिकल अगर फ्री टू मूव नहीं होगा, वहां पर हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, नोड। और वो पॉइंट जो हमारे पास ओपन होगा या हमारे पास फ्री होगा, जहां पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकेगा, याद रखिएगा वहां पर हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा, वहां पर हमेशा एंटी नोड प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का जो एंड फिक्स आपने कर दिया राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, इसका मतलब वहां पर हमेशा चाहे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो चाहे लास्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन हो, वहां पर हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा। इसी तरह पाइप का वो एंड जो आपका क्लोज होता है, वहां पर भी हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा। और स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास बीच में जो पॉइंट है जहां पार्टिकल फ्री टू मूव हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, एंटी नोड। और पाइप के केस में जो आपके एंड फ्री हैं, पार्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं, वहां पर भी क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा।
क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है कि कहां पर हमारे पास बनेगा नोड और कहां बनेगा एंटी नोड? अब अगर ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है तो वापस अब प्रोडक्शन के ऊपर आए कि जो फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन होगा, उस फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन में हमारे पास स्ट्रिंग के केस में क्या प्रोड्यूस होगा? आप कहोगे कम से कम क्या प्रोड्यूस हो सकता है? आप कहोगे स्ट्रिंग जहां पर फिक्स कर दी वहां पर बनेगा आपके पास नोड, और बीच में पार्टिकल फ्री टू मूव होगा तो बीच में क्या बनेगा? एंटी नोड। अब अगर मैं इसको देखूं कि मेरे पास ये किसके इक्वल है, तो आपको नजर आ रहा है ये एक लूप के इक्वल है। दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है? वो लैम्डा बाय 2 होता है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 2L के इक्वल आ गई। इस लैम्डा को कहेंगे F1, इसको आप फंडामेंटल वेवलेंथ भी कह सकते हो। अब लैम्डा 1 इक्वल आ गया 2L के। अब मुझे फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने नाम दिया फंडामेंटल। तो F होता है V बाय लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये आपके पास आएगा 2 टाइम्स L। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। और इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा हम क्या नाम देते हैं? हम इसको नाम देते हैं फर्स्ट हार्मोनिक का। ओवरटोन इसके लिए टर्म यूज नहीं होती। ओवरटोन इज द फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल। फंडामेंटल के अलावा जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं हम उनको ओवरटोन का नाम देते हैं। आप यूं भी कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसीज हायर देन फंडामेंटल आर कॉल्ड ओवरटोन्स। अब आगे चलो एयर कॉलम पे। एयर कॉलम में जो आपके एंड फिक्स है वो कोई भी नहीं आ रहे, दोनों ओपन है। इसका मतलब यहां पर भी जो मिनिमम कंडीशन है वो ये कि यहां पर एंटी नोड प्रोड्यूस होगा। जैसे हर दो नोड्स के दरमियान एंटी नोड लाजिम है, इसी तरह हर दो एंटी नोड के दरमियान क्या आएगा? नोड। तो क्या हमारी स्टेशनरी वेव कुछ इस किस्म की प्रोड्यूस होगी? अगर स्टेशनरी वेव इस किस्म की प्रोड्यूस होगी तो आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे कि जो लेंथ की वैल्यू है वो अगेन लैम्डा बाय 2 है। वजह, दो एंटी नोड्स कंजेक्टिव हों तो डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है। तो यहां से लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ गई? 2L। फ्रीक्वेंसी के फार्मूला में वैल्यू पुट करो तो रिजल्ट यहां पर भी क्या आया? V बाय 2L। दोनों रिजल्ट क्या एक जैसे हैं? तो फार्मूला में देखने की हद तक एक जैसे हैं, रिजल्ट्स की हद तक ये एक जैसे नहीं हैं। और इसको भी क्या कहोगे? इसको भी आप कहोगे फर्स्ट हार्मोनिक। अब ये मैंने जो स्टेटमेंट यूज की कि फार्मूलाज देखने की हद तक एक जैसे हैं लेकिन रिजल्ट की हद तक एक जैसे नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों के अंदर ये जो V है ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के केस में हमारे पास ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो रही है। यहां पर V किसके लिए होगा? स्पीड ऑफ वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। और कॉलम के केस में ये V जो है ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल है और ये साउंड की स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों फार्मूलाज में लेंथ चाहे सेम है लेकिन V की वैल्यू सेम नहीं है। अगर मैं इसके नीचे V की रिलेशन को लिखूं तो स्ट्रिंग के केस में जो स्पीड का फार्मूला होता है दैट इज अंडर रूट F। व्हाट इज F? टेंशन इन अ स्ट्रिंग डिवाइड बाय M। और ये M क्या है? ये बेसिकली मैस पर यूनिट लेंथ है। इसे क्या बोलते हैं? इस M को बोलते हैं लीनियर मैस डेंसिटी। लीनियर मैस डेंसिटी। और मैंने आपको पहले यूनिट में एक बात बताई थी कि आपके सिलेबस में दो जगहों पर M आएगा जो मैस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक रॉकेट वाले टॉपिक में आया जो रिप्रेजेंट करता था मैस ओवर टाइम को, और दूसरा M ये आया जो है लीनियर मैस डेंसिटी। और लीनियर मैस डेंसिटी का मतलब होता है मैस पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हमारे पास होगा किलोग्राम पर मीटर। यहां पर एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं, डेंसिटी सिर्फ मैस पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होती। डेंसिटी 3 तरह की होती है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी लेंथ के साथ डिवाइड हो तो उसको लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। आपकी एग्जांपल सामने है, मैस पर यूनिट लेंथ। जब कोई क्वांटिटी एरिया से डिवाइड हो तो उसको सरफेस डेंसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। और जब कोई क्वांटिटी डिवाइड वॉल्यूम से हो तो उसको वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी बोलते हैं। एग्जांपल मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अलावा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी हमेशा वॉल्यूमेट्रिक होती है। तो ये जो फार्मूला है ये आपके पास किसका है? ये स्पीड का फार्मूला है जब वेव्स प्रोड्यूस होंगी किस में? स्ट्रेच स्ट्रिंग में। तो जब आप इस फार्मूला को यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आया? वो आपके पास आया 1/2L अंडर रूट ऑफ टेंशन ओवर मैस पर यूनिट लेंथ।
यहाँ डिपेंडेंस की बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास डिपेंड कर रही है लेंथ के साथ इनवर्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है टेंशन के साथ, टेंशन के अंडर रूट के साथ डायरेक्ट, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है अंडर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी के साथ इनवर्स। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए कि किस चीज़ को बढ़ाने या कम करने से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आप उसका आंसर दे सकते हो। जो पाइप था उस पाइप के केस में हमारे पास जो v है, दैट v इज बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड, और इसका फार्मूला आपने कल के लेक्चर में पढ़ा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। और यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं एयर की, कि अगर फर्ज करो पाइप्स के दरमियान एयर है, तो फार्मूला क्या होगा, गैमा टाइम प्रेशर ओवर डेंसिटी। तो अब देखें बच्चे, क्या दोनों का v का फार्मूला सेम? नो। तो क्या इनको डिवाइड करने से v कैंसिल हो जाएगा? नो। तो दोनों देखने में एक जैसे हैं, बनावट एक जैसी है, वैल्यू वाइज एक जैसे नहीं है, और यहां से जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी वो क्या आएगी, 1/2L अंडर रूट ऑफ गैमा टाइम प्रेशर ओवर डेंसिटी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस एयर कॉलम के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा? बिल्कुल आंसर मैक्सिमम बच्चों का ठीक आ रहा है कि हमारे पास इंक्रीज करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जब स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का स्पीड ऑफ साउंड से डायरेक्ट रिलेशन है, तो स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है, डेंसिटी से इनवर्स रिलेशन है, ह्यूमिडिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन भी आए तो आप उनको भी रिलेट करके आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं वैसे आपके लिए रिलेशन लिखूं तो मैं ये कहूँगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का भी टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा। इसका रिलेशन हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मीडियम के साथ इनवर्स होगा, और प्रेशर के साथ ऐसा सच कोई रिलेशन नहीं होगा। तीसरा हमारे पास जो है वो पाइप का है, जिसका एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज। अगर एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर बनेगा आपके पास क्या, एंटी नोड, और यहां पर क्या बनेगा, नोड। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होगी वो इस किस्म की होगी कि एक नोड और एक एंटी नोड प्रोड्यूस होगा। अब एक नोड और एक एंटी नोड या कंसेक्टिव नोड और एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, λ/4। तो यहां पर L को λ/4 लिखोगे, और यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 4L आएगी। यहां से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें, v/λ, तो यहां लैम्डा कितना है, 4L, तो यहां पर आपके पास 4L आ गया। और इस फ्रीक्वेंसी को हम नाम क्या देते हैं, इसको नाम देते हैं ओपन और एक एंड क्लोज पाइप के लिए फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। इन दोनों के अंदर v सेम है, तो ऐसा इस पॉइंट को मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं करता, क्योंकि दोनों के अंदर ही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो ये पॉइंट हमारे पास दोनों के अंदर क्या होगा, ये कॉमन होगा। ये रिजल्ट्स हमारे पास अप्लाई ओपन पाइप्स के लिए भी होगा, और ये रिजल्ट अप्लाई क्लोज पाइप के लिए भी होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की। जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास होगा, जिसके लिए आप कहोगे कि n की वैल्यू हमारे पास 2 है। इस केस में अब स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, पाइप के अंदर क्या होगा, एक बड़ी कॉमन सिंपल सी बात याद रखिएगा। जब भी नेक्स्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी, हमेशा एक नोड और एक एंटी नोड ऐड हो जाएगा, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो पाइप हो, और चाहे वो पाइप दोनों एंड से ओपन हो या एक एंड से ओपन हो। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को कि जब भी नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन आएगा, हमेशा एक नोड और एक एंटी नोड इंक्रीज करेगा। तो स्ट्रिंग के केस में देखो कि पहले कितने नोड थे, 2, और कितने एंटी नोड थे, 1। तो अब क्या होगा, अब यहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, 3, और एंटी नोड कितने हो जाएंगे, 2। तो मैं जब नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को देखूंगा कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि उस स्ट्रिंग के अंदर हमारी नेक्स्ट स्टेशनरी वेव किस तरह की प्रोड्यूस होगी, तो अब आप कहोगे
कि ये तो बात फिक्स है कि जहां पर स्ट्रिंग को फिक्स किया हुआ है वहां पर हमारे पास नोड प्रोड्यूस होगा, लेकिन अब इन नोड्स के अलावा एक नोड और भी होगा और ऑब्वियसली इक्वल डिस्टेंस पे, तो वो कहां होगा? सेंटर में। और हर दो नोड के दरमियान क्या होगा? हर दो नोड के दरमियान एंटी नोड होगा। तो क्या एक नोड और एक एंटी नोड ऐड हो गया और ये होगी नेक्स्ट स्टेशनरी वेव। आप जितनी मर्जी ट्राई कर लें, आप इनके दरमियान इस स्ट्रिंग के अंदर कोई स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी वेव हमेशा डिस्क्रीट होती है। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करना चाहूं कि अब ये लेंथ किसके इक्वल है, तो अब आप कहोगे कि जो लेंथ हमारे पास स्ट्रिंग की है दैट इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि कितने लूप्स हैं? 2। अगर 2 लूप्स हैं एल लैम्डा के इक्वल, तो लैम्डा 2 किसके इक्वल है? वो एल के इक्वल। अब यहां पर जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वी आएगा, नीचे एल आएगा। सॉरी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी F2, ऊपर आपके पास वी आएगा, नीचे क्या आएगा? एल। अब मैं इस F2 को और इस F1 को कंपेयर करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो F2 किसके इक्वल आ गया? इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F1। कोई 1.5 नहीं आया, कोई 1.7 नहीं आया, फिक्स फ्रीक्वेंसीज हैं। और इस हार्मोनिक को क्या बोलते हैं? जो नेक्स्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है इसको कहा जाता है सेकंड हार्मोनिक। और सेकंड हार्मोनिक के अलावा इसका एक और नाम भी है, सेकंड हार्मोनिक के अलावा इसको कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अदर देन फंडामेंटल इज कॉल्ड ओवरटोन। तो पहली के बाद जो आएगा वो फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, हमारे पास पाइप के केस में क्या होगा? अगर पाइप के केस की बात करें तो वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट स्टेशनरी वेव ने अगर प्रोड्यूस होना है तो एक नोड और एक एंटी नोड ऐड हो जाएगा। पाइप के केस में पहले कितने एंटी नोड थे? 2। कितने नोड थे? 1। अब कितने एंटी नोड हो जाएंगे? 3। यहां तो एंटी नोड प्रोड्यूस होना ही होना है। अब एक सेंटर में भी प्रोड्यूस होगा और हर दो नोड के दरमियान क्या आएगा? नोड। तो एक एक ऐड हो गए। अब जब स्टेशनरी वेव को ड्रॉ करेंगे तो स्टेशनरी वेव कुछ इस किस्म की हमारे पास ड्रॉ होगी। तो क्या बच्चे, ये भी अगर देखें, ये भी हमारे पास लैम्डा के इक्वल नहीं है। तो यहां पर भी जो लेंथ हमारे पास पाइप होगी वो लैम्डा के इक्वल, तो मींस जो सेकंड हार्मोनिक की वेवलेंथ है वो आपके पास एल के इक्वल। तो दोनों के रिजल्ट क्या आएंगे? सेम। वो भी F2 2F1 और ये भी F2 2F1, और इसका भी नाम सेम होता है। इस सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को भी हम नाम देते हैं सेकंड हार्मोनिक का, और सेकंड हार्मोनिक के अलावा इसको नाम दिया जाता है फर्स्ट ओवरटोन का। अब आ गया थर्ड केस, जहां पाइप एक एंड से ओपन और एक एंड से क्लोज है। अब यहां पर आपने देखा था कि एक नोड और एक एंटी नोड प्रोड्यूस हुआ था, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अगर नेक्स्ट स्टेशनरी वेव ने प्रोड्यूस होना है, एक नोड और एक एंटी नोड ऐड हो जाएगा। यहां पर एंटी नोड और नोड फिक्स है, तो इनके अलावा जब एक नोड और एक एंटी नोड ऐड होगा तो यहां पर होंगे। अब अगर स्टेशनरी वेव को ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस किस्म की जो वेव है वो प्रोड्यूस होगी, लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर ड्रॉ कर दूं। ये हमारे पास स्टेशनरी वेव होगी। अब यहां पर अगर आप लेंथ को फाइंड करना चाहो कि लेंथ किसके इक्वल है, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा। एक लूप पूरा है वो लैम्डा बाय 2 है, और एक लूप आधा है वो लैम्डा बाय 4 है। तो यहां जो एल आपके पास आएगा वो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 के इक्वल आएगा। तो यहां पर आपका एलसीएम क्या आएगा? 4। तो यह आपके पास आएगा 2 लैम्डा प्लस लैम्डा। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आपके पास आया 3 लैम्डा बाय 4। तो डायरेक्ट मैं यहां पर इसको लिख दूंगा 3 टाइम्स लैम्डा बाय 4। और एक तरीका और भी है कि आपको ये काम करना ही ना पड़े एडिशन का। वो तरीका क्या? आधे लूप काउंट करो। आधे लूप काउंट करने का मतलब ये है, ये देखें, ये एक आधा लूप है, ये दूसरा आधा लूप है, ये तीसरा आधा लूप है। एक आधा लूप लैम्डा बाय 4 होता है, तो 3 आधे लूप क्या होंगे? 3 लैम्डा बाय 4। आसान है, कोई एडिशन नहीं करनी पड़ी। तो L 3 लैम्डा बाय 4 है। तो यहां से अगर आप लैम्डा को कैलकुलेट करो कि हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल आएगा, तो लैम्डा यहां पर हमारे पास इक्वल आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 4 टाइम्स L बाय 3।
अब एक कंपैरिजन आप लोगों ने देखना है। इसको लैम्डा 2 का नाम दे दिया। यहां पर जो लैम्डा 1 था वो 4l डिवाइड बाय 1 था, और यहां जो लैम्डा 2 आया वो 4l बाय 3। अगर वेवलेंथ 1/3 हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स। जैसे आपने यहां पर देखा कि आपके पास पाइप और स्ट्रिंग के केस में हमारी जो वेवलेंथ थी वो पहले 2l थी, बाद में l हो गई। अगर वेवलेंथ यहां पर हाफ हुई, आपने कहा फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। तो इसी तरह से यहां पर पहले 4l बाय 1 था, अब 4l बाय 3। अगर वेवलेंथ 1/3 तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स। तो F2 जो होगा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन वो किसके इक्वल आएगा? वो 3 टाइम्स F1 के इक्वल आएगा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको सेकेंड हार्मोनिक नहीं बोलते, इसको बच्चे बोलते हैं कि ये आपका थर्ड हार्मोनिक है। क्योंकि एक पाइप का एंड ओपन और एक क्लोज हो तो वहां सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रोड्यूस होते हैं, उसमें इवन हार्मोनिक्स नहीं होते। लेकिन थर्ड हार्मोनिक के अलावा इसको ओवरटोन कौन सा कहा जाता है? इसको ओवरटोन में फर्स्ट ही कहा जाता है। तो थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ये हो गया आपके पास सेकंड मॉड ऑफ वाइब्रेशन। एक मॉड और बताता हूं, फिर फाइनल रिजल्ट की तरफ जाऊंगा। क्योंकि आप जितने मर्जी बना लें समझने के लिए, मेन काम आपका नेट रिजल्ट का ही है कि अगर आपको बीच में ये तमाम चीजें भूल भी जाती हैं, नहीं भी समझ आती, तो फर्क नहीं पड़ता, आपको लास्ट रिजल्ट याद रखना है। तो थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन मींस n इज इक्वल टू 3। अब थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर क्या होगा? अगर हमारे पास स्ट्रिंग की बात करें तो आपने सिंपली कहना है जितने पहले नोड और एंटी नोड थे उसमें एक नोड और एक एंटी नोड ऐड कर दो। पहले कितने नोड थे? 3। अब कितने हो जाएंगे? 4। पहले कितने एंटी नोड थे? 2। अब कितने हो जाएंगे? 3। तो आपके पास अब कितने नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे? टोटल 3 बनेंगे। ये आपके पास नेक्स्ट स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। तो कितने लूप्स हैं यहां पर? 1 2 3। एक लूप कितना होता है? लैम्डा बाय 2। तो 3 अगर लूप होंगे तो क्या होगा? 3 लैम्डा बाय 2। तो यहां से आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आ गई, जिसको लैम्डा 3 बोलूंगा, वो क्या आएगी? वो 2l बाय 3 आएगी। तो आप अगर कंपेयर अप करना चाहो जरा देखो, ये था 2l बाय 1 और जो l था उसको आप कह सकते हो ना वो 2l बाय 2 है। फिर तीसरा क्या आया? 2l बाय 3। इसका मतलब आपकी जो वेवलेंथ है वो 1/3 हो गई F1 के मुकाबले में। अब F1 के मुकाबले में अगर वेवलेंथ 1/3 हो गई तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? आपकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाएगी। इस फ्रीक्वेंसी को नाम दिया जाता है थर्ड हार्मोनिक का। और थर्ड हार्मोनिक के अलावा ये कौन सा ओवरटोन है? ये आपका सेकंड ओवरटोन है। जब पाइप के केस की बात करेंगे, अब मैं जल्दी जल्दी से इसकी बात करूंगा क्योंकि आप लोगों को बेसिक अगर समझ आ गई तो काम आपके लिए आसान है। अब आप कहोगे कि ऊपर कितने एंटी नोड थे? 3। अब कितने होंगे? 4। कितने नोड थे? 2। अब कितने होंगे? 3। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेशनरी वेव जो बनेगी वो कुछ इस किस्म की बनेगी। और इसको भी अगर आप काउंट करो तो ये भी कितने लूप्स हैं? ये 3 लूप्स हैं। सेम स्ट्रिंग वाला केस। अगर ये 3 लूप्स हैं तो यहां पर भी L किसके इक्वल आएगा? 3 लैम्डा बाय 2 के। और यहां पर आपके पास लैम्डा 3 इक्वल है 2l बाय 3 के। अगेन वेवलेंथ 1/3 हो रही है। अगर वेवलेंथ 1/3 तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो रही है। और इसका भी नाम क्या होगा? इसको भी हम नाम देंगे कि ये थर्ड हार्मोनिक है। और ये कौन सा ओवरटोन है? ये आपके पास सेकंड ओवरटोन है। अब आ जाए पाइप जो एक एंड से ओपन और एक से क्लोज है। उसमें अगर आप लोग देखोगे तो आपने देखा कि लास्ट केस में आपके पास 2 नोड थे और एक एंटी नोड था। अब आप कहोगे कितने नोड? 3। कितने एंटी नोड? वो भी 3। अब 3 नोड और 3 एंटी नोड ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस किस्म की आपके पास स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही होगी। अब काउंट कर लें, 3 नोड हैं और 3 एंटी नोड है। अब ये किसके इक्वल है? आधे लूप काउंट करो ताकि ऐड ना करना पड़े। 1 2 3 4 5 5 आधे लूप हैं। एक आधा लूप लैम्डा बाय 4 तो ये L क्या आएगा? ये 5 लैम्डा बाय 4 आएगा। 5 आधे लूप। और यहां लैम्डा की वैल्यू क्या आई? यहां लैम्डा की वैल्यू 4l बाय 5 आई। अब ऊपर डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड हुआ था, फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स। और यहां पर 5 से डिवाइड होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? वो 5 टाइम्स। इसका मतलब F3 किसके इक्वल है? वो 5 टाइम्स F1 के इक्वल है। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिफ्थ हार्मोनिक। तो प्रूव हो गया
कि क्लोज पाइप के अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, और हम इसको कौन सा ओवरटोन बोलेंगे? ओवरटोन ये होगा सेकंड। क्लियर होगी बात ये वाली? ये जो मैं F1, F2 और F3 लिख रहा हूं, ये मॉड ऑफ वाइब्रेशन की बेस पे लिख रहा हूं, ठीक है? इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आप F2 लिखो या F3 लिखो। तो मैंने मॉड ऑफ वाइब्रेशन की बेस पे लिखा। अगर मैं फर्स्ट करो यहां पर थर्ड मॉड की जगह फिफ्थ मॉड लिखूंगा तो मैं F5 लिखूंगा, इसको F3 नहीं लिखूंगा। अब हम इसको जनरलाइज करने लगे कि अगर हमारे पास nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन हो, और ये वो रिजल्ट है जो मेनली आपको याद रखना है, जिससे ये तमाम केसेस सॉल्व हो जाते हैं। अगर nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन होंगे तो आपके पास Fn किसके इक्वल आएगा? Fn आपके पास इक्वल आएगा n टाइम्स F1 के, क्योंकि 1 2 3 4 एक ऑर्डर में चल रहा है। और जो लेमडा आपके पास आएगा वो किसके इक्वल आएगा? वो 2l ओवर n के इक्वल आएगा, बल्कि 2l भी नहीं लिखता, इसको मैं लेमडा 1 लिख देता हूं कि लेमडा 1 पता हो उसको n से डिवाइड कर दो। अब आपको पता है कि F1 की वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू V/2l है, तो साथ n की वैल्यू पुट करो, Fn आ जाएगा। और जो लेमडा 1 की वैल्यू है वो कितनी थी? वो 2l थी, तो ये 2l ओवर n आ गया। तो ये आपका वो जनरल फार्मूला है जिसके थ्रू आप F1, F2, F3, F5, F7 कुछ भी फाइंड कर सकते हो। आपको एग्जामिनर सिर्फ ये कहेगा कि स्ट्रिंग का मॉड ऑफ वाइब्रेशन क्या है, वो मॉड ऑफ वाइब्रेशन आप n की जगह पुट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर n की वैल्यू क्या है? याद रखिएगा, यहां पर n की वैल्यू आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो आए तो होल नंबर्स, अगर 1 से स्टार्ट हो तो ये क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या सीरीज बनेगी? आपकी सीरीज बनेगी F1, 2F1, 3F1, 4F1, 5F1 एंड सो ऑन। इसका मतलब इवन और ऑड दोनों तरह की हार्मोनिक्स यहां पर प्रेजेंट है, और ये रिजल्ट दोनों के लिए होता है। मतलब इस रिजल्ट को मैं अगर कॉपी पेस्ट करता हूं तो याद रखिएगा कि ये रिजल्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के केस का नहीं होता, ये रिजल्ट अप्लाई होगा हमारे पास पाइप जो दो एंड्स ओपन है उसके लिए भी, क्योंकि दोनों के रिजल्ट एक जैसे हैं। अगर दोनों के रिजल्ट एक जैसे हैं तो दोनों के लिए nth मॉड का रिजल्ट एक जैसा आएगा। लेकिन जब हम देखते हैं पाइप को जो एक एंड से ओपन और एक एंड से क्लोज, उसमें यह रिजल्ट आपके पास 100% एक जैसा नहीं आता। कि बताएगा क्या डिफरेंस आएगा उसमें? कोई बताएगा उसमें क्या चेंज आपके पास आएगा? एक तो आपका आंसर यह आ गया कि उसमें सिर्फ ऑड इंटीजर्स आएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा क्या चेंज आएगा? इसके अलावा यह चेंज आएगा कि यहां पर आपके पास 2l नहीं होगा, यहां पर आपके पास क्या आएगा? यहां पर आपके पास आएगा 4l। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि फार्मूला ऊपर वाला तो देखने में एक जैसा है, Fn n F1 लैम्डा n लैम्डा 1 ओवर n, लेकिन यहां पर आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4l, और यहां भी वैल्यू क्या आएगी? 4l। और n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपके ऑड इंटीजर्स होंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। और यहां जो सीरीज बनेगी वो 1 3 5 7 इस तरह से बन रही होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर आप यहां पर कंपैरिजन एक चीज लिखते हो तो आप यहां पर ये लिखोगे कि जो पाइप दोनों एंड से ओपन होता है वहां पर आपके पास इवन और उसके अलावा ऑड दोनों हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। जो पाइप एक एंड से ओपन और एक से क्लोज, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। तो यहां पर एग्जामिनर पूछता है
कि किसके नंबर ऑफ हार्मोनिक्स ज्यादा होते हैं, तो याद रखिएगा ओपन पाइप के नंबर ऑफ हार्मोनिक्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू क्लोज पाइप। और जितने हार्मोनिक्स ज्यादा होंगे याद रखिएगा उसमें साउंड की क्वालिटी उतनी ज्यादा होती है। तो ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी वाइज हम ये बात करेंगे कि क्वालिटी हमारे पास इसकी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हार्मोनिक्स एज कंपेयर टू क्लोज पाइप ज्यादा होते हैं। फिर एक और चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है, नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एंटी नोड्स की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एंटी नोड्स की क्वांटिटी। जो हमारे पास पाइप दोनों एंड से ओपन है वहां पर तो ये बात सिंपल है कि वहां पर हमेशा आपके नंबर ऑफ नोड्स और आपके नंबर ऑफ एंटी नोड्स वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। आप किसी भी मोड ऑफ वाइब्रेशन में देख लो, आप हमेशा यही देखोगे कि जितने वहां पर आपके पास नोड्स हैं उतने हमारे पास नंबर ऑफ एंटी नोड्स हैं। लेकिन जो पाइप दोनों एंड से ओपन और जो स्ट्रिंग दोनों एंड पे फिक्स, इन केसेस में आपके नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एंटी नोड्स की क्वांटिटी इक्वल नहीं होते। आपने किसी भी मोड वाइब्रेशन को देखा, आपने हमेशा देखा कि या तो इनमें नोड ज्यादा हैं या फिर आपके पास एंटी नोड ज्यादा है। और क्या कंपैरिजन कहोगे, किस में एंटी नोड ज्यादा होते हैं और किस में आपके पास नोड ज्यादा होते हैं? तो इन दोनों में मैंने क्या आपको कहा कि दोनों में हमारे पास ये क्या है, अनइक्वल है। अब किस में नोड ज्यादा है, किस में एंटी नोड ज्यादा है? जो स्ट्रिंग में केस में आप अगर आप देखो तो स्ट्रिंग में आपके नंबर ऑफ नोड्स की जो क्वांटिटी होती है वो एंटी नोड से ज्यादा होती है। और अगर आप पाइप के केस में देखो तो पाइप के केस में हमारे पास नंबर ऑफ एंटी नोड जो होते हैं वो नोड से ज्यादा होते हैं। कितने ज्यादा होते हैं? +1। अगर इस केस में मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास 6 हैं तो एंटी नोड कितने हैं? 5। 1 का डिफरेंस होगा। यहां पर एंटी नोड 6 हैं तो नोड्स की क्वांटिटी कितनी है? वो 5 है। ये डिफरेंस होता है। ये पॉइंट क्लियर है नोड्स और एंटी नोड्स का? क्या आप यहां पर ये बात कह सकते हो कि हमारे पास अगर nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन है, अगर हमारे पास nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन है तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ नोड्स n होंगे तो नंबर ऑफ एंटी नोड्स n-1 होंगे। क्या ये बात करेक्ट है? क्या ये बात करेक्ट है? और इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहता हूं आपके पास पाइप के केस में जो एक एंड से दोनों एंड से ओपन है तो वहां मुझे क्या कहना पड़ेगा? अगर नंबर ऑफ नोड्स n है तो नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितने हैं? नंबर ऑफ एंटी नोड्स आपके पास n+1 है। क्या ये बात करेक्ट होगी? आप लोग गलत बता रहे हैं, ये बात इनकरेक्ट है। देखो अगर पाइप स्ट्रिंग के केस में आपका फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन है, अगर फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर नोड्स की क्वांटिटी 1 तो नंबर ऑफ एंटी नोड्स 1-1 0। गलत है। आप लोगों ने सोचे बगैर बस आंसर दे दिया। यहां पर होना क्या चाहिए था? यहां पर होना यह चाहिए था कि आपको कहना यह चाहिए था कि अगर एंटी नोड्स की जो क्वांटिटी है, जो एंटी नोड्स की क्वांटिटी है, अगर हमारे पास वो n हो तो नोड्स की जो क्वांटिटी होगी वो n+1 होगी। यानी यहां पर जो मॉड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो नंबर ऑफ एंटी नोड्स होंगे।
इस केस में जहां पर पाइप दोनों एंड से ओपन है, वहां पर जो nth मॉड होगा वो नंबर ऑफ नोड्स होंगे और एंटी नोड उससे ज्यादा होंगे, जीरो नहीं हो सकता। और थर्ड जो आपके पास है, जहां पाइप हमारे पास एक एंड से ओपन और एक एंड से क्लोज है, वहां पर हम क्या कहेंगे, वहां पर हम कहेंगे कि फॉर nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन, जो ऊपर बात लिखी थी उसी चीज को दोबारा लिख दोगे, नंबर ऑफ नोड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड्स। तो आई होप आइंदा कभी भी आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि फला हार्मोनिक में कितने नंबर ऑफ नोड्स और कितने नंबर ऑफ एंटी नोड्स, आप उसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है हार्मोनिक और ओवरटोन के हवाले से, कि अगर हमारे पास nth हार्मोनिक होगा, अगर हमारे पास nth हार्मोनिक होगा और हम उसमें से ओवरटोन फाइंड करना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग के केस में nth हार्मोनिक का मतलब होता है n+1th ओवरटोन। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो थर्ड हार्मोनिक, तो ओवरटोन कौन सा होगा, वो 3 + 1 4 होगा। तो जब आप कैलकुलेशन करते हो और आपको एग्जामिनर कहता है कि आपने फोर्थ ओवरटोन फाइंड करना है, तो फोर्थ ओवरटोन का मतलब है कि आपने F3 फाइंड करना है। इसी तरह से जो पाइप हमारे पास दोनों एंड से ओपन है, वहां भी यही होगा कि जो आपका nth हार्मोनिक होगा, अगर वहां से आप ओवरटोन फाइंड करना चाहोगे तो वो n+1 आपके पास ओवरटोन होगा। लेकिन जो पाइप एक एंड से ओपन और एक एंड से क्लोज, उसमें मुझे बताएं कि आपका जो nth हार्मोनिक है, जैसे फर्स्ट करें मैं कहता हूं फिफ्थ हार्मोनिक कौन सा ओवरटोन होगा, जो फिफ्थ हार्मोनिक होगा वो कौन सा ओवरटोन होगा। फिफ्थ हार्मोनिक कौन सा ओवरटोन होगा, ऊपर देखें बच्चे, फिफ्थ हार्मोनिक कौन सा ओवरटोन था, फिफ्थ हार्मोनिक आपका सेकंड ओवरटोन था। तो यहां पर आप लोग कैसे फाइंड करेंगे इसको, यहां पर आप कैसे फाइंड करेंगे इसको, यहां पर आप फाइंड करने के लिए काम करेंगे कि जो भी आपको हार्मोनिक की वैल्यू गिवन है उसमें से 1 करें सब्ट्रैक्ट और उसको 2 से डिवाइड कर दें, आपके पास ओवरटोन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जो भी आपको हार्मोनिक गिवन है उसमें से 1 करें सब्ट्रैक्ट और 2 से डिवाइड करें, आपके पास ओवरटोन की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर कहते हो, जो मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल दी, आपके पास फिफ्थ हार्मोनिक है, तो फिफ्थ हार्मोनिक को आपने सेकेंड ओवरटोन कहा था, तो आपने क्या किया, 5 - 1 किया और 2 से डिवाइड कर दिया। 5 - 1 4 डिवाइड बाय 2, तो क्या वो आपका सेकेंड ओवरटोन नहीं था। तो फिफ्थ हार्मोनिक आपके पास कौन सा ओवरटोन है, ये आपका सेकेंड ओवरटोन है। सिमिलरली मैं अगर कहता हूं कि सेवंथ हार्मोनिक, अब सेवंथ हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन होता है। अब सेवंथ हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन है तो कैसे फाइंड होगा, 7 में से 1 करो सब्ट्रैक्ट 2 से डिवाइड कर दो, तो 7 - 1 6 डिवाइड बाय 2 3, थर्ड ओवरटोन होगा। तो ये जो मैंने आपको 3 रिलेशन बताए, ये बेसिकली हार्मोनिक से ओवरटोन फाइंड करने के हैं या ओवरटोन से हार्मोनिक फाइंड करने के हैं। जी रेहान समी, जरा आप बताएं कि क्या गलत बताया। अब बाकी कोई बोलेगा नहीं, रेहान समी बोलेगा और बताएगा कि क्या गलत बताया, क्योंकि रेहान समी को वैसे चैन तो नहीं आता, इसको मैंने मना भी किया था, जब तक आपको कहा ना जाए क्वेश्चन पूछना है आपने नहीं बोलना, लेकिन ये बोलना चाह रहा। रेहान समी कहता है ओवरटोन के लिए n - 1 होगा,
मुझे बताएं कि फर्स्ट हार्मोनिक, जो फर्स्ट हार्मोनिक होगा, अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 तो 0 आएगा। आपने कहां पढ़ लिया कि ओवरटोन फाइंड करने के लिए -1 किया जाता है? ओवरटोन हमेशा हार्मोनिक के बाद वाली आती है। जी बच्चे, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या रेहान सही कह रहा है, गलत कह रहा है? क्या कहेंगे रेहान के बारे में? क्या रेहान ठीक कह रहा है, गलत कह रहा है? सोच के बताना है। वेरीफाई कर लेते हैं। और मेरा जो ख्याल है रेहान सही कह रहा है। जो मेरा ख्याल है वो रेहान सही कह रहा है, क्योंकि nth हार्मोनिक, फर्स्ट करें आपका फर्स्ट हार्मोनिक है n1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 आपके पास क्या आएगा? 2। तो फर्स्ट हार्मोनिक को हम सेकंड ओवरटोन तो नहीं कहते। तो यहां +1 नहीं आना, यहां पर हार्मोनिक से ओवरटोन फाइंड करने के लिए -1 नहीं आना है। रेहान की बात बिल्कुल करेक्ट है। +1 तब आएगा जब आपने ओवरटोन से हार्मोनिक कन्वर्ट करना होगा, तब +1 आएगा। अगर हार्मोनिक से ओवरटोन कन्वर्ट करना है तो आपके पास n-1 ही रिजल्ट आएगा। तो रेहान बिल्कुल करेक्ट था। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गए किसके लिए? कि अगर आपने हार्मोनिक से ओवरटोन को कन्वर्ट करना है। क्लियर? एक यहां पर रिजल्ट लास्ट लिखवा दूं। पहले दो केसेस में तो मसला नहीं होता, जो लास्ट केस है उसमें मसला होता है कि अगर आपके पास nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन हो, nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन, तो आपके पास nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन के लिए ओवरटोन को कैसे फाइंड किया जाएगा और हार्मोनिक को कैसे फाइंड किया जाएगा? देखिए, nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब होगा कि आपके पास n की कोई वैल्यू गिवन है, फर्स्ट करें 2 गिवन है, तो आपने F2 को किसके इक्वल पुट करना है? क्या आप F2 को 2F1 के इक्वल पुट करोगे? क्या आप F2 को 2F1 के इक्वल पुट करोगे? नो। आप कहोगे nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन आपके पास होगा, तो आपके पास Fn जो होगा दैट इज इक्वल टू 2n-1 इंटू F1। ये फार्मूला आपके पास होगा फॉर nth मॉड ऑफ वाइब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि हमारे पास 5th मॉड ऑफ वाइब्रेशन है। अब 5th मॉड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब होगा कि यहां पर तो आप F5 लिखोगे, लेकिन यहां पर क्या लिखोगे? यहां लिखोगे 2 इंटू 5 -1 इंटू F1, और आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 5 इंटू 2 10 -1 9, ये 9F1 के इक्वल आएगा। अगर ये 9F1 के इक्वल आएगा तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 9th हार्मोनिक। तो मॉड ऑफ वाइब्रेशन 5th है, यहां पर F5 लिखेंगे, लेकिन हार्मोनिक कौन सा होगा? वो 9th होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 9th हार्मोनिक कौन सा ओवरटोन है, तो आप इस रिजल्ट को यूज करोगे, n-1 डिवाइड बाय 2, तो 9-1 8 डिवाइड बाय 2 4, तो ये आपका कौन सा ओवरटोन होगा? ये आपका 4th ओवरटोन होगा। तो डिफरेंट तरह से हमने इस चीज को देखा। कहीं पर हमने हार्मोनिक को ओवरटोन में कन्वर्ट करके देखा, और कहीं पर हमने मॉड से हार्मोनिक फाइंड किया और हार्मोनिक से ओवरटोन को फाइंड किया।
तो ये आपके पास था स्टेशनरी वेव का टॉपिक, जिसमें हमने स्ट्रिंग और पाइप के केसेस को डिस्कस किया। एक दो चीज़ें आप वैसे ही नोट कर लें जो आपको पहले ही पता होंगी, कि अगर आपको कहा जाए फॉर इक्वल लेंथ, किसके लिए? एक वो पाइप जो दोनों एंड से ओपन है और एक वो पाइप जो एक एंड से क्लोज है। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए कि दोनों की लेंथ इक्वल है, तो दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन क्या होगा? आप कहोगे कि जो पाइप दोनों एंड से ओपन है उसकी फंडामेंटल डबल होती है। क्यों? इसकी फ्रीक्वेंसी F1 V/2L है और इसकी फ्रीक्वेंसी V/4L है। तो रिजल्ट क्या है? F1 इज 2 टाइम F1, और जिसकी फ्रीक्वेंसी डबल उसकी वेवलेंथ हाफ। तो वेवलेंथ को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कहोगे कि ओपन पाइप की जो वेवलेंथ है वो हाफ है एज कंपेयर टू दैट पाइप विच इज ओपन फ्रॉम ओनली वन एंड। हनान वेरीफाई कर लो, 2n+1 आएगा या 2n-1 आएगा? अगर आप +1 करोगे तो F5 कितना आएगा? F5 आपके पास 11 आएगा, वो गलत है। आप ऊपर देखें जो आपने रिजल्ट लिखे, इन्हीं से वेरीफाई कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि F3 5 कैसे आया। F3 5 कैसे आया? 3 × 2 6 -1 5 से, +1 से नहीं आया। यहां पर आपके पास F2 3 कैसे आया? -1 से। क्या आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया 2n-1, 2 × 2 4 -1 3। तो याद रखें ये रिजल्ट जो आए 3, 5 और 7, ये +1 से नहीं आ रहे, ये आपके -1 से आ रहे हैं। तो आप इसको वेरीफाई कर भी सकते हैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके। अगर मैं यहां पर एक रिजल्ट लिखता हूं, मुझे बताइएगा क्या ये रिजल्ट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग जो दोनों एंड से फिक्स हो और पाइप जो दोनों एंड से ओपन हो, इन दोनों के लिए अगर इनकी हार्मोनिक्स की रेशो ली जाए F1, F2, F3 एंड सो ऑन, तो क्या ये इक्वल आएगा 1:2:3:4 एंड सो ऑन के? क्या ये रिजल्ट करेक्ट है? और इसी तरह से अगर पाइप हो जो एक एंड से ओपन और एक एंड से क्लोज हो, उसके लिए अगर आप इनकी रेशो लेते हो F1, F2, F3, तो ये रेशो आपके पास 1:3:5:7 सोन के इक्वल आएगी। क्या ये दोनों रिजल्ट करेक्ट है? तो ये भी आपने याद रखने हैं। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे सकते हो। कोई भी रिजल्ट हो उसको वेरीफाई करके चेक कर लें। जैसे ऊपर रेहान ने जो बात की थी, हमने उसको वेरीफाई किया, हमारा रिजल्ट क्या आया? करेक्ट आया। तो वहां पर हमने फिर करेक्शन कर ली कि n+1 की जगह हमारे पास n-1 आना चाहिए था। तो रेशो के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर आपको रिजल्ट्स पता हो तो आप इजीली रेशो के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो मिनट की ब्रेक लेते हैं, जल्दी से जरा इन रिजल्ट्स को एक दफ़ा कंपेयर कर लें, ताकि फिर अगर कोई क्वेश्चन आपका होता है तो मैं उसका आंसर आपको दूं। वीडियो पीछे आप लोग कर सकते हैं, वीडियो को रिवर्स करें, 2 मिनट लें, इन पॉइंट्स को दोबारा से सुने, कोई डाउट है तो फिर पूछें 2 मिनट के बाद।
जी, अब क्वेश्चन जो आपके हैं 2n- फार्मूला जस्ट क्लोज पाइप के लिए है, बिल्कुल वो 2n-1 वाला जस्ट क्लोज पाइप के लिए है। रेशो वाला पॉइंट सिंपल है। अगर F1 आपका F1 कंसिडर कर लिया, कुछ भी F2 2F1 है, F3 3F1 है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, F1 F1 से कैंसिल हो जाएगा, 1:2:3। और क्लोज पाइप की बात करोगे तो F1 F1, F2 3F1, F3 5F1, F4 7F1, तमाम के अंदर F1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1:3:5:7 आंसर आएगा। चलें, ये बात हो गई। अब एंड में इस पे फर्दर आगे बात करेंगे हम। जिसको आवाज़ नहीं आ रही बच्चे अनम्यूट करें। कई दफ़ा आप लोगों ने वीडियो को म्यूट किया होता है और आप कह रहे होते हैं आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज़ आ रही होती है और एक बच्चे को आवाज़ नहीं आ रही होती। ये बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अभी क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन एंड में। अभी हमने यूनिट कंप्लीट करना है ताकि कल आप लोगों का टेस्ट हो सके। और मोस्टली चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों की लेक्चर में कवर हो जाती हैं, अगर आप उनको दोबारा सुनेंगे तो आपके पॉइंट पूरे हो जाते हैं। तो स्टेशनरी वेव का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। जितने पॉसिबल चीज़ें थी मैंने ट्राई की मैं उनको सबको कवर करूं ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हुआ हो। मैं इसका एक दफ़ा देख भी लूं, बाकी इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो आपको रिलेशन बताए, इन रिलेशंस को यूज़ कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि n+1 n-1 2n+1 2n-1 क्या यूज़ करना है और क्या यूज़ नहीं करना। इरफान कुरैशी, क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट मुझे समझ नहीं आया कि 1/2L भी दोनों के लिए सेम होगा, ओपन और क्लोज पाइप के लिए F1 वाले रिलेशन में। ये मुझे क्वेश्चन बताएं एग्जैक्टली क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा। 1/2L तो आता ही नहीं है। 1/2L तो आता ही सिर्फ उस पाइप के अंदर है जो एक दोनों एंड से ओपन है। जो एक एंड से ओपन है उसमें तो 1/4L आता है। मैं आपको इसमें कंफ्यूजन दूर कर देता हूं ताकि आइडिया आपको हो जाए। ये पॉइंट मुझे समझ आ गया एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हो। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये फार्मूला वाला और नीचे रिलेशन वाला, ये कॉमन है। ये पॉइंट कॉमन है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप F1 के फार्मूला में ये पुट करोगे तो यहां पर 1/2L आएगा, अंडर रूट गैमा टाइम प्रेशर ओवर डेंसिटी, और इस केस में आपके पास F1 जो आएगा वो 1/4L आएगा, अंडर रूट गैमा टाइम प्रेशर ओवर डेंसिटी। ये पॉइंट आपका सेम आएगा। और यहां पर T नहीं आएगा, यहां पर आपके पास टेंशन की जगह पर आपके पास आ रहा होगा गैमा, और ये T सॉरी टेम्परेचर के लिए था, वो सही है, मैं उसको और समझ गया। ये T टेम्परेचर है और वहां पर F टेंशन है। मैक्सिमम ओवरटोन्स कई हो सकती हैं बच्चे, डिपेंड करता है हमारे पास कितनी हार्मोनिक प्रेजेंट है। एज सच इसकी कोई लिमिटेशन मैंने तो आज तक नहीं सुनी। रेशियो वाला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, जो क्विज इसका लास्ट ईयर का अपलोड हुआ है उसको देखें। उसके अलावा जो मैंने यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट
प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है उनको देखें, तो वहां पर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डॉपलर्स इफेक्ट, लास्ट टॉपिक इस यूनिट का। डॉपलर्स इफेक्ट क्या कहता है? देखिए, डॉपलर्स इफेक्ट को अगर समझना हो तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से आप लोग समझते हो कि रोड के ऊपर आप किसी जगह खड़े हो और एक एम्बुलेंस आपके पास से गुजरती है। तो जब एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही होती है तो आपको लगता है जैसे उसके सायरन की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती जा रही है, और जैसे वो आपसे दूर जाना शुरू होती है तो आपको लगता है कि जैसे वो आवाज़ कम होना शुरू हो गई है। वो असल में आवाज़ कम या ज़्यादा नहीं हो रही होती, हमें यह लग रहा होता है कि जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। जब वो करीब आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जब वो दूर जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वो जो सायरन उसका साउंड है वो फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन हमें ऑब्जर्व होती है कि जैसे उस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ चेंज हो रही है। ये वैसा ही है कि जैसे अजान के वक्त आप मस्जिद की तरफ मूव करो तो आपको अजान की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती सुनाई देती है। दूर जाना शुरू कर दो तो आपको लगता है कि आवाज़ मध्यम हो गई। अब मौज़न हमारे लिए तो आवाज़ को ज़्यादा या कम नहीं करता, तो वो जो चेंज होता है वो बेसिकली एक्चुअल नहीं होता, वो चेंज अपेरेंट होता है। तो डॉपलर्स इफेक्ट इसी अपेरेंट चेंज को एक्सप्लेन करता है। तो डॉपलर इफेक्ट की स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें और वहां से आगे देखेंगे कि क्या हमें कंडीशन मिलती है, तो डॉपलर इफेक्ट कहता है कि अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी? वेव की। अब यहां पहला क्वेश्चन आता है कि डॉपलर इफेक्ट किस किस्म की वेव के लिए अप्लाई होता है। तो याद रखिएगा कि डॉपलर इफेक्ट हमारे पास मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। जैसे रडार की बात करें तो रडार में रेडियो वेव यूज होती हैं। रेडियो वेव्स आपके पास क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। अगर हम साउंड की किसी एग्जांपल को लेते हैं, सोनार, तो साउंड क्या है? साउंड हमारे पास मैकेनिकल है। तो चाहे मैकेनिकल वेव हो या हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो है क्या? अपेरेंट चेंज फ्रीक्वेंसी का, या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी या फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी। किस वजह से? रीजन यहां पर आती है ड्यू टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की वजह से। किसके दरमियान रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर, जो आपका लिसनर है, और सोर्स, जो आपका ट्रांसमीटर है, जहां से आपके पास वेव डेवलप हो रही है। तो इस स्टेटमेंट में अगर आप देखो तो दो चीजें हैं, एक कॉज और एक इफेक्ट। जो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास डॉपलर्स इफेक्ट का इफेक्ट है कि डॉपलर इफेक्ट में होता क्या है। और अगर आप यहां पर देखो रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ये आपके पास क्या है? ये बेसिकली आपके पास कॉज है कि होता क्यों है। तो हमें इस स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, क्यों होता है, दोनों चीजें पता चल गए। इसका मतलब ये हुआ कि जब रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो डॉपलर इफेक्ट अप्लाई भी नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं कहता हूं कि दो बॉडीज सेम स्पीड से मूव कर रही हो एक ही डायरेक्शन में, तो अगर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड की जाए तो वो क्या आएगी? जीरो। अगर एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही है और दूसरी बॉडी सेंटर पर है, तो उन दोनों बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स हमारे पास रिलेटिव मोशन जीरो, डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये उसी तरह से है कि जैसे ट्रेन में कोई पैसेंजर बैठा हो तो वो पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन मोशन में नहीं होता, एंड दैट इज रिलेटिव रेस्ट कंडीशन। तो रिलेटिव मोशन की पहचान क्या है? रिलेटिव मोशन की पहचान क्या है? बड़ी आसान सी आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि हर वो जगह जहां पर दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस चेंज होगा वहां रिलेटिव मोशन होगी। जहां भी दो बॉडीज के दरमियान क्या हो? डिस्टेंस चेंज हो, वहां पर रिलेटिव मोशन होगी। और अगर दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स वहां रिलेटिव मोशन नहीं है। तो आपने कहीं भी चेक करना हो कि क्या यहां डॉपलर इफेक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा, आप बस ये चेक कर लें क्या चेंज इन डिस्टेंस है या नहीं है। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, डॉपलर इफेक्ट डिपेंड क्या डिस्टेंस पे करता है या चेंज इन डिस्टेंस पे करता है? तो हमारा आंसर होता है कि डॉपलर इफेक्ट चेंज इन डिस्टेंस पे करता है, डिस्टेंस पे नहीं करता। डिस्टेंस का चेंज होना जरूरी है। अब जब डिस्टेंस चेंज होगा, या हम ये कहेंगे कि जब रिलेटिव मोशन हमारे पास होगी,
तो इसके दो तरह के हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, या तो रिलेटिव मोशन या डिस्टेंस के चेंज की वजह से बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। रिलेटिव मोशन की वजह से जो डिस्टेंस है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। या फिर उस रिलेटिव मोशन की वजह से उन बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर रिलेटिव मोशन की वजह से हमारे पास डिस्टेंस डिक्रीज कर जाए, याद रखिएगा हमारे पास ओवरऑल फ्रीक्वेंसी जो अपेरेंट चेंज है वो ये होगी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगी। और अगर रिलेटिव मोशन की वजह से फासला बढ़ रहा है, एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही है, आप अजान के वक्त मस्जिद से दूर जा रहे हो, तो याद रखिएगा हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। अब हम कहेंगे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेसर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों के दो केसेस हैं कि कब रिलेटिव मोशन की वजह से डिस्टेंस कम होता है और कब रिलेटिव मोशन की वजह से डिस्टेंस ज्यादा होता है। अब ये वही केसेस है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये तमाम मोशंस रिलेटिव हैं कि ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो ये एक रिलेटिव मोशन है, और उस रिलेटिव मोशन की वजह से उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हो तब भी डिस्टेंस चेंज होगा। तो इन द एंड में आपको उसका रिजल्ट भी लिखवाऊंगा कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अब दोनों के रिजल्ट को लिखें, दोनों केसेस को लिखें कि डिक्रीज इन डिस्टेंस का कौन कौन सा केस है। डिक्रीज इन डिस्टेंस का एक केस है कि इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, रिसीवर ट्रांसमीटर की तरफ मूव कर रहा है, यूं भी आप कह सकते हो। और इसका दूसरा केस हमारे पास क्या है, इसका दूसरा केस हमारे पास है कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये दो केसेस हमारे पास आते हैं जहां पर हमारे पास रिलेटिव मोशन की वजह से डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अब इसके रिवर्स रिजल्ट में अगर लिखता हूं कि जहां डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो वो क्या है, उसमें हमारा जो पहला केस बनेगा वो ये बनेगा कि इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, और दूसरा केस इसका क्या बनेगा कि ऑब्जर्वर मूव ना कर रहा हो, सोर्स मूव कर रहा हो रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, और इस तरह से मूव करे कि वो मूव करे अवे, किससे, ऑब्जर्वर से। तो इन चार केसेस के रिजल्ट तो आपको पहले से पता चल गए कि लेफ्ट साइड पे जो दो केसेस हैं उन दोनों केसेस के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी ने क्या होना है, ज्यादा होना है, और राइट साइड पे दोनों केसेस में हमारी फ्रीक्वेंसी ने कम होना है। अब आपको इन केसेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक आपके कंक्लूजन्स बता दूं जो यहां पर यूज होते हैं। वो क्या है, याद रखिएगा जब भी ऑब्जर्वर मूव करता है, जब भी हमारे पास कौन मूव करता है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के मूव करने की वजह से हमारे पास स्पीड में चेंज आता है, जो स्पीड है उसमें चेंज आता है। हमारे पास जो वेवलेंथ होती है साउंड की या लाइट की वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी ऑब्जर्वर मूव करेगा तो ऑब्जर्वर के मूव करने की वजह से हमारी स्पीड चेंज हो रही होती है कि अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा तो सोर्स की तरफ से आने वाला साउंड उस तक जल्दी पहुंचेगा। जब सोर्स की तरफ से आने वाला साउंड उस तरफ जल्दी पहुंचेगा हम कहेंगे अपेरेंट स्पीड बढ़ गई। अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तो सोर्स से आने वाला साउंड ऑब्जर्वर तक देर से पहुंचेगा, हम क्या कहेंगे, हमारी स्पीड कम हो गई। अब इस स्पीड के बढ़ने और कम होने से क्या होगा
इसके बढ़ने और कम होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक स्पीड से क्या है, डायरेक्ट। तो जब ऑब्जर्वर के मूव करने से स्पीड बढ़ रही होगी, आप कहोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और जब ऑब्जर्वर के मूव करने से स्पीड कम हो रही होगी, आप कहोगे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, जब हमारे पास ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा, हमारे पास सोर्स मूव कर रहा, सोर्स इज मूविंग, तो याद रखिएगा कि सोर्स जब मूव करता है तब हमारी स्पीड चेंज नहीं होती, हमारी स्पीड कांस्टेंट रहती है। ये आप लोग एक जगह पढ़ते भी हो रिलेटिविटी थ्योरी में कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिपेंड नहीं करती मोशन पे, कि हमारे पास अगर एक सोर्स मूव कर रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट ने चेंज नहीं होना, वो कांस्टेंट फैक्टर है। तो सोर्स के मूव करने से स्पीड चेंज नहीं होती, तो फिर चेंज क्या आता है? जो चेंज आता है, और ये अपीरेंट चेंज है, ये वेवलेंथ में आता है। अगर सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आ जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। सोर्स ऑब्जर्वर से दूर चला जाएगा, ओवरऑल लेंथ ज्यादा, हमारी वेवलेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। इसी को हम रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का नाम भी देते हैं, कि वेवलेंथ का ज्यादा होना रेड शिफ्ट है, वेवलेंथ का कम होना आपके पास ब्लू शिफ्ट है। और अब आपको पता चल गया कि वेवलेंथ चेंज हो रही है, तो वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जब वेवलेंथ बढ़ रही है, रेड शिफ्ट है, आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और जब हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू कम हो रही है, ब्लू शिफ्ट, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी? ज्यादा हो रही होगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं डॉपलर्स इफेक्ट को समझने के लिए, कि ऑब्जर्वर के मूव होने से क्या चीज चेंज होगी जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगी, और सोर्स के मूव होने से क्या चीज चेंज होगी जो हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगी। अब ये बातें अगर आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गई हैं, इसको रिवाइज कीजिएगा, मजीद आपको समझ आएगी। तो अब आप इन केसेस को डिस्कस कर सकते हो। पहला केस हमारे पास है कि अगर एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है किसकी तरफ? एक सोर्स की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक स्पीकर है जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये सोर्स, और ये ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कितनी स्पीड से जा रहा है? u नॉट से। जो साउंड है उसकी स्पीड कितनी है? वो v। तो क्या रिजल्ट होगा? ऑब्जर्वर जब सोर्स की तरफ मूव करेगा तो हमारी जो अपीरेंट स्पीड है वो बढ़ेगी, साउंड जल्दी पहुंचेगा। कितनी? एक्चुअल स्पीड में ऑब्जर्वर की स्पीड ऐड हो जाएगी। और अगर मैं इसी के रिवर्स केस यहां पर बात करता हूं कि अगर ऑब्जर्वर अवे जाना शुरू हो जाएगा स्पीड u नॉट से, सोर्स वहीं पर है, सोर्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर रेस्ट पोजीशन में है, तो हमारे पास इस केस में क्या होगा? इस केस में आप लोग कहोगे आवाज देर से पहुंचेगी, अपीरेंट स्पीड पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो v में से u नॉट सब्ट्रैक्ट होगा। इन दोनों केसेस में वेवलेंथ की बात करें, वो अपीरेंट और एक्चुअल, वो दोनों क्या होंगी? वो दोनों हमारे पास सेम होंगी। अगर अपीरेंट की बात करें और एक्चुअल की बात करें, वो दोनों हमारे पास क्या होंगी? वो सेम होंगी। अब जब इन रिजल्ट्स को यूज किया जाता है, तो इनको यूज करने से हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आता है वो फ्रीक्वेंसी का आता है। और वो क्या रिजल्ट आता है? आप सबको याद होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी के फार्मूला में आता है v प्लस यू नॉट। अब आपको समझ आ गई होगी कि v प्लस यू नॉट क्यों होता है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही होती है, मल्टीप्लाइड बाय f। और यहां पर जो रिजल्ट आपके पास आता है वो क्या आता है? वो आता है v माइनस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। अब यहां पर इस रिजल्ट में देखें तो यहां न्यूमरेटर बढ़ा है। जब न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर हो, इसका मतलब वैल्यू 1 से ग्रेटर, आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। और इस केस में अगर आप देखो, राइट वाले में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर उसके मुकाबले में ग्रेटर है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज कर जाएगी। अब बाकी दो केसेस को आप इजीली डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया, वहां पर आपने इसी के मुताबिक आंसर देना है। अब आपके पास ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा, अब आपके पास जो सोर्स है वो मूव करेगा। पहला केस ये कि अगर सोर्स मूव करता है ऑब्जर्वर की तरफ, अगर सोर्स मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ, उसकी स्पीड को कह देता हूं कि वो vs है। तो याद रखिएगा, यहां स्पीड ने चेंज नहीं होना, अपीरेंट और एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगी। चेंज किस में आएगा? वेवलेंथ में। क्या बढ़ेगी, कम होगी? दोनों के दरमियान फासला कम हो रहा है, वेव की लेंथ कम हो जाएगी, तो एक्चुअल वेवलेंथ में से डेल्टा लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब वेवलेंथ कम होने से जो रिजल्ट प्रूव हम करते हैं वो क्या आता है? एफ डैश इज इक्वल टू v ओवर v माइनस यू एस इंटू एफ। तो ये जो नेगेटिव साइन यहां पर फार्मूला में आता है, ये बेसिकली वेवलेंथ के डिक्रीज को शो कर रहा होता है।
और यहां पर अगर आप डेल्टा लेमडा की वैल्यू को देखना चाहो कि वो किसके इक्वल है, तो आपको याद होगा जब प्रूव आपने किया था, डेल्टा लेमडा स्पीड ऑफ सोर्स ओवर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, कि ये जो जिस स्पीड से सोर्स मूव कर रहा है उसको डिवाइड कर दें किससे, फ्रीक्वेंसी से। अब यहां पर क्या चीज बड़ी है और क्या चीज छोटी है, आपका डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी। राइट साइड पे आए, अब अगर वो सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर से अवे, तो सोर्स अगर मूव करेगा ऑब्जर्वर से अवे स्पीड यूएस से, अब क्या होगा, अब भी आप कहोगे कि स्पीड में कोई अपेरेंट चेंज नहीं आएगा, लेकिन दूर जाने से लेंथ बढ़ रही है, दूर जाने से लेंथ बढ़ेगी, आप कहोगे कि वेवलेंथ बढ़ जाएगी, कितनी, डेल्टा लेमडा यहां पर ऐड हो जाएगा। जिस स्पीड से वो मूव करेगा उसके मुताबिक अपेरेंट चेंज आएगा। तो फार्मूला जब आप इसका लिखते हो तो क्या आता है, v ओवर v प्लस यू एस मल्टीप्लाइड बाय एफ। तो आई होप यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव साइन क्यों आता है। ये पॉजिटिव साइन वेवलेंथ के बढ़ने को शो करता है, और अगर वेवलेंथ बढ़ रही है दैट मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो ये वो 4 केसेस जो हम लोग पढ़ते हैं और उन 4 केसेस के रिजल्ट्स। ये जो सोर्स वाला केस है इसमें हमें पता है कि हमारी वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। तो कई दफा हमारे क्वेश्चंस में वो आपसे अपेरेंट वेवलेंथ को कैलकुलेट करने को कहेगा, तो बहुत आसान है। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, इनवर्स। तो आपने सिंपली करना क्या है, इन फार्मूलाज को रिवर्स कर देना। जब इन फार्मूलाज को रिवर्स करोगे ये वेवलेंथ का फार्मूला आ जाएगा, और इसके आप रिजल्ट भी लिख सकते हो। क्या कि अगर यहां पर आपके पास जो वेवलेंथ है उसको देखा जाए तो न्यूमरेटर छोटा है, आपकी वेवलेंथ कम हो रही है, और वेवलेंथ कम हो रही है तभी तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है। और इस केस में अगर आप वेवलेंथ को देखो, न्यूमरेटर बड़ा है, आपकी वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है, तभी तो आप कह रहे हो कि वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। और जो सोर्स के केसेस हैं, ऑब्जर्वर के केसेस, जहां ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, उस केस में हमारी वेवलेंथ का कोई रिलेशन नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर वेवलेंथ चेंज नहीं होती, वो इक्वल रहती है। ये चारों रिजल्ट आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इसके क्वेश्चन बड़े सिंपल से होते हैं। आपको डाटा गिवन होता है, लेट से पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास 540 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड गिवन हो तो ठीक है, ना गिवन हो तो 340 यूज करनी होती है। ऑब्जर्वर की स्पीड गिवन है, लेट से ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स वाला केस अप्लाई करोगे, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगी। ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, अवे वाला केस अप्लाई करोगे, आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगी। तो फार्मूलाज अगर आते हैं तो इजीली आप इनकी कैलकुलेशन को कर सकते हो। फिर इवन कंपैरिजन दिया जाए, कंपैरिजन ये दिया जाए कि ऑब्जर्वर की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ साउंड क्या है, यू नॉट वी का हाफ है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, तब भी हो सकती है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में कह दिया जाए वो डबल हो रही है, आपने एफ डैश की जगह 2f पुट कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो फार्मूलाज क्लियर है तो आपके पास क्वेश्चन भी हो जाते हैं। अब मैं यहां पर एक जनरल केस की बात करता हूं कि इफ बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग। पहले जो 4 केसेस आपने देखे, उन 4 केसेस में आपने देखा कि जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा था तो आपने सोर्स को रिलेटिव रेस्ट पे लिया, जब सोर्स मूव कर रहा था तो आपने ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लिया। और उस वजह से वो जो चारों फार्मूलाज आपके आए, उसमें एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि आपके उन फार्मूलाज के अंदर ये जो यू नॉट और यू एस है ये रिलेटिव स्पीड है। जो यू नॉट और यू एस है ये क्या है, ये रिलेटिव स्पीड है। अब जो मैं आपको केस बताने लगा हूं, इस केस में हम रिलेटिव स्पीड नहीं लेंगे, जो स्पीड उनकी गिवन होगी उसके मुताबिक ही सॉल्व करेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बुक का डिस्कस करूंगा जिसको आप दोनों फार्मूला से सॉल्व करके चेक कीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट आएगा। मैं इस पॉइंट को आपको रिपीट कर दूं। मैंने आपको यहां पर यह कहा कि हमने जो केसेस पढ़े हैं उन केसेस के अंदर हमने एक बॉडी को रेस्ट पे लिया, एक को मोशन में लिया। उस वजह से हमारे फार्मूलाज के अंदर जो यू नॉट आ रहा है या यू एस आ रहा है, यू नॉट आ रहा है या फिर हमारे पास क्या आ रहा है, यू एस आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको,
रिलेटिव स्पीड को, और हम पहले रिलेटिव स्पीड को फाइंड करेंगे, फिर इन फार्मूलाज में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। लेकिन अब मैं जो आपको 4 केसेस बताने लगा हूं, उस केस में हम रिलेटिव स्पीड को फाइंड नहीं करेंगे, उसके बगैर भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इफ बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर मूविंग, फार्मूला क्या होगा? अगर दोनों मूव कर रहे हो तो फार्मूला आपका बनेगा v प्लस माइनस यू नॉट ओवर v माइनस प्लस यू एस इंटू एफ। ये एक जनरल फार्मूला है जिससे ऊपर वाले चारों केसेस कवर हो जाते हैं। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपके पास अगर मैं कहता हूं कि सोर्स रेस्ट पर है, तो अगर सोर्स रेस्ट पर है तो आप कहोगे कि यू एस की वैल्यू 0, तो आपका ये फार्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा v प्लस माइनस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। क्या ये केस आपने नहीं पढ़े थे कि जब सोर्स रेस्ट पर होता है तो ये फार्मूलाज बनते हैं? और अगर आप कहते हो कि हमारे पास ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तो ऑब्जर्वर रेस्ट का मतलब होगा कि इस फार्मूला के अंदर यू नॉट 0 हो जाएगा और आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? आपका फार्मूला बन जाएगा v ओवर v माइनस प्लस यू एस इंटू एफ। तो ये जो एक फार्मूला आपने लिखा, इस फार्मूला से ये चारों जो ऊपर वाले केसेस हैं वो कवर हो जाते हैं। तो अगर आपने ये पूरे चारों केसेस याद नहीं करने तो आप एटलीस्ट इस फार्मूला को अकेला याद कर लो। इस फार्मूला से आपके डॉपलर्स इफेक्ट के तमाम केसेस कवर हो जाते हैं। ये एक सिंगल फार्मूला, मैंने आपको नीचे एग्जांपल दे दी कि आपके तमाम केसेस को कवर करते हैं। लेकिन अगर आप रेस्ट पे एक बॉडी को नहीं लेते और आप कहते हो नहीं दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, तो फिर आपके 4 केसेस मजीद बनते हैं। पहला केस ये बनता है कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। दूसरा केस ये बनता है कि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है लेकिन सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है। तीसरा केस ये बनता है कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। और पांचवा केस हमारा ये बनता है कि ऑब्जर्वर तो अवे जा रहा है लेकिन सोर्स ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स जा रहा है। अब ये चारों केसेस के फार्मूलाज आप खुद लिख सकते हो अगर आपको ये पता हो कि ऑब्जर्वर के अवे टुवर्ड्स जाने से साइन पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो रिवाइज करते हैं इसको। ऑब्जर्वर जब टुवर्ड्स जाता है तो ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स जाने से हम जानते हैं कि स्पीड बढ़ती है, तो v प्लस यू नॉट आता है। सोर्स के टुवर्ड्स जाने से वेवलेंथ कम होती है, हमारे पास यहां v माइनस यू एस आता है। ये पहले केस का फार्मूला बन गया। अगेन ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स जाने से स्पीड बढ़ती है, ऊपर साइन पॉजिटिव आ गया। सोर्स के अवे जाने से वेवलेंथ बढ़ती है, साइन नीचे क्या आता है? पॉजिटिव। ये v प्लस यू एस आ गया। ये ऊपर वाले सारे केस रिवाइज हो रहे हैं। ऑब्जर्वर के अवे जाने से स्पीड कम होती है, ऊपर साइन नेगेटिव आएगा। सोर्स के अवे जाने से वेवलेंथ बढ़ती है, नीचे साइन पॉजिटिव आएगा। और आखिरी केस ऑब्जर्वर के अवे जाने से साइन नेगेटिव आता है, सोर्स के टुवर्ड्स जाने से साइन क्या आता है? नेगेटिव। ये आपके 4 केसेस बन गए जहां पर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहे होंगे। और ये 4 केस अगर आप लोग रिवाइज कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास ओवरऑल डॉपलर्स इफेक्ट के क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात फिर से कहूंगा कि ये जो आपने 4 केसेस लिखे, इसमें यू नॉट और यू एस रिलेटिव स्पीड नहीं है। इसमें जो स्पीड उनकी गिवन होगी आपने उसी को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। इसमें आपने रिलेटिव स्पीड को फाइंड नहीं करना। लेकिन जब आप ऊपर वाले फार्मूलाज को यूज करते हो जहां पर या तो यू नॉट या यू एस आता है, वहां पर आप एक को रेस्ट पे लेकर फिर सॉल्व कर रहे होते हो। इन साइंस को समझने के लिए एक शॉर्टकट भी बताया जाता है, और वो शॉर्टकट क्या है? वो शॉर्टकट कुछ इस किस्म का है कि आप लोग एक्सिस ड्रॉ कर दो। अब आप जानते हैं कि यहां पर आपके पास आता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां पर आता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब जब हम ABC इन अल्फाबेट्स को एक ऑर्डर में देखते हैं तो इनके ऑर्डर को अगर देखा जाए तो आपके पास पहले क्या आता है? O, फिर आता है S। तो आपने पहले लिखा O और फिर आपने लिख दिया S। तो O आपके पास आएगा लेफ्ट पर, S आपके पास आएगा राइट पर।
अब आप लोगों ने यहां पर साइंस को समझना है। साइन को समझें। ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जाएगा, ऑब्जर्वर जब सोर्स की तरफ जाएगा तो बताएं किस एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। जल्दी जल्दी से जवाब देना है। ऑब्जर्वर जब सोर्स की तरफ जाएगा तो क्या वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ? तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स जाने से हमारे पास साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये देखो पॉजिटिव साइन लगा हुआ। ऑब्जर्वर जब अवे जाएगा, ऑब्जर्वर जब अवे जाएगा तो बताओ किस एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस? ऑब्जर्वर जब अवे जाएगा सोर्स से तो क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसी वजह से जब ऑब्जर्वर अवे जा रहा है तो फार्मूला के अंदर साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ऑब्जर्वर जब टुवर्ड्स जा रहा है साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब बारी है सोर्स की। जब सोर्स मूव करता है ऑब्जर्वर की तरफ, जब सोर्स मूव करता है ऑब्जर्वर की तरफ, क्या वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ? बिल्कुल नेगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगा। तो इसी वजह से जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाता है, एक्सिस नेगेटिव होता है, तो देखो जब भी वो टुवर्ड्स जा रहा है आपका साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और जब आपका सोर्स ऑब्जर्वर से अवे जाएगा तो किस एक्सिस की तरफ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसी वजह से जब भी वो अवे जा रहा है तो साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इन साइंस को गलत ना करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ओ लिखो, एस लिखो। ओ आएगा नेगेटिव एक्स पे क्योंकि पहले आता है, और एक्स आएगा पॉजिटिव एक्स पे। फिर एरो लगा दो, आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑब्जर्वर जब टुवर्ड्स जाएगा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाएगा, पॉजिटिव साइन। ऑब्जर्वर जब अवे जाएगा नेगेटिव एक्सिस की तरफ, नेगेटिव साइन। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा नेगेटिव एक्स की तरफ, नेगेटिव साइन। सोर्स अवे जाएगा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये साइन वाली बात समझ आ गई होगी कि साइन वाले को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। परपेंडिकुलर का केस आपने नहीं डिस्कस करना, तो उसको आप छोड़ दें कि परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो तो आप क्या करोगे। अगर सिलेबस से हट के बात करें तो मैंने आपको परपेंडिकुलर का केस बताया था रिलेटिव मोशन में, कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो तो रिलेटिव मोशन फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो ये बातें क्लियर हो गई साइंस वाली। और इसमें अगर आपका विंड वाला केस आ जाए, इसमें आपका अगर विंड वाला केस आ जाए तो आप उसको कर सकते हो। मैंने बताया था कि अगर तो विंड मूव कर रही हो स्पीड के कंपोनेंट के अलोंग तो पॉजिटिव आता है, और अगर वो मूव कर रही हो जो सोर्स है उसके अवे तो साइन क्या आता है, नेगेटिव। अगर ऑब्जर्वर सोर्स दोनों रेस्ट पर हों तो रिलेटिव मोशन ही नहीं होती। जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगी हमारा डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होता, तो रेस्ट तो आएगा ही नहीं। रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है। डॉपलर इफेक्ट की लिमिटेशन, एक बच्चे ने बात की कि डॉपलर इफेक्ट की लिमिटेशन क्या है। याद रखिएगा कि हमारे पास जो स्पीड है वो आपके पास साउंड की स्पीड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो स्पीड है ऑब्जर्वर की या सोर्स की वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा ना हो। ये आपकी लिमिटेशन है डॉपलर इफेक्ट की। अगर तो ज़्यादा होगी तो डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं होता, फिर आपका आंसर ही आप देखोगे नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी लिमिटेशन अगर आप लिखना चाहो, ऐसा हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आप लोग नोट करना चाहें तो वो ये है कि जो ऑब्जर्वर या सोर्स की स्पीड है वो हमारे पास जो वेव है उसकी स्पीड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इक्वल हो सकती है, लेसर हो सकती है, वो ग्रेटर नहीं हो सकती। क्लियर है? अब लास्ट
आपके पास डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस हैं। ये रिकॉल के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको थ्योरेटिकल चीज़ें कवर करनी होती हैं। तो आपके पास पहली एप्लीकेशन अगर बात करें, रिडार। रिडार एब्रीवेशन है, रिडार स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स, या अकेला रेडियो भी कह सकते हो। डी फॉर डिटेक्शन, रेडियो वेव्स डिटेक्शन। ए फॉर आप एंड लेते हो, आर फॉर रेंजिंग, रेडियो वेव्स डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम। ये आपके पास रिडार है। इसका पर्पस रिडार का आपको पता है क्या होता है? रिडार का पर्पस आपके पास डिटेक्शन होता है थ्रू रेडियो वेव्स। कि लेट्स से किसी भी बेस के ऊपर एक रिडार इंस्टॉल है और वो रिडार सर्वेलेंस कर रहा है अपनी रेंज के अंदर किसी भी ओपोनेंट के किसी जेट के आने की। रिडार एक टाइम के ऊपर हर डायरेक्शन में उन रेडियो वेव्स को सेंड कर रहा होता है। अब जो रेडियो वेव्स वो सेंड कर रहा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वो एफ है। अब किसी जगह से वो रेडियो वेव्स बाउंस बैक नहीं कर रही, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। लेट्स से उसकी रेंज के अंदर एक जेट आ गया। अब उसकी रेंज के अंदर जब जेट आया तो वो जो रेडियो वेव्स होंगी वो जाके स्ट्राइक करेंगी किसको? उस जेट को, उस ऑब्स्टेकल को। अब जब स्ट्राइक करेंगी तो बाउंस बैक करेंगी। मतलब यहां पर क्या होगा? यहां आपके पास रिफ्लेक्शन होगी रेडियो वेव्स की। अब जब रिफ्लेक्शन हुई आपके पास रेडियो वेव्स की, तो जो वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, याद रखिएगा वो वेव है जो उस रिडार ने ऑब्जर्व करनी है। जो वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी ये वो वेव है जो रिडार ने ऑब्जर्व करनी है। इसका मतलब इस रिडार के केस में रिडार सोर्स नहीं होता, रिडार ऑब्जर्वर होता है, और जिस जगह से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं वो सोर्स होता है। तो आगे केस आपको पता है कि अगर तो वो सोर्स मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो जो फ्रीक्वेंसी वो डिटेक्ट करेगा वो बढ़ रही होगी, और अगर वो सोर्स मूव कर रहा होगा ऑब्जर्वर से अवे, रिडार से अवे, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी? वो कम हो रही होगी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास रिडार के केस में और इवन सोनार के केस में जो डिटेक्ट करने वाली डिवाइस है वो बेसिकली ऑब्जर्वर है, उसका नाम ही डिटेक्टर है। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो यहां पर आता है वो क्या है? दूसरा पॉइंट हमारे पास जो आता है वो ये कि सोनार। सोनार आपके पास एब्रीवेशन है साउंड वेव्स नेविगेशन एंड रेंजिंग। SO फॉर साउंड, N फॉर नेविगेशन, और फिर आपके पास आ जाता है रेंजिंग सिस्टम। साउंड वेव्स, नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। सोनार में आप अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हो, जिसकी बात हम कर चुके हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, और सोनार को यूज किया जाता है फॉर अंडर वाटर पर्पस। रिडार यूज हो रहा होता है एयर में, क्योंकि रिडार में यूज होती हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स बाय नेचर क्या हैं? वो ट्रांसवर्स हैं, और ट्रांसवर्स वेव्स की स्पीड एयर में ज़्यादा होती है, वाटर में कम होती है। और साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये बाय नेचर लॉन्गिट्यूडनल है, और लॉन्गिट्यूडनल की स्पीड हमारे पास वाटर में ज़्यादा होती है, एयर में कम होती है। तो सोनार को प्रेफर करते हैं अंडर वाटर, रडार को प्रेफर करते हैं एयर, ओपन स्पेस के अंदर। तो सोनार अंडर वाटर भी यूज़ होता है। इसके जो एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं वो ये कि हम इससे डेप्थ ऑफ सी फाइंड करते हैं। डेप्थ ऑफ सी का मतलब होता है सी बेड, ये टर्म यूज़ होती है। डेप्थ ऑफ सी के अलावा हम जो अंडर वाटर माइंस होती हैं, जैसे बारूदी सुरंगें हमारे पास होती हैं, तो इस तरह वो माइंस अंडर वाटर भी होती हैं। अंडर वाटर माइंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो अंडर वाटर सी क्रिएचर्स हैं उनकी डिटेक्शन के लिए भी सोनार को यूज़ किया जाता है। अब सोनार का काम बिल्कुल उसी तरह से है रिडार की तरह, कि जाके साउंड टकराएगा, वापस आएगा। जब टकरा के वापस आएगा तो फिर हम उसको डिटेक्ट करेंगे कि या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। थर्ड एप्लीकेशन, हाईवेज के ऊपर आप देखते हो कि गाड़ियों की स्पीड को